नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हिंदी की क्लास 2 दिन डिले हो चुकी है। पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी वर्ण के बारे में, वर्ण क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, वर्णमाला के बारे में। अब वर्ण और वर्णमाला के बाद आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे स्वर के बारे में कि स्वर क्या होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है हिंदी भाषा में। या आप जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं, जैसे कनिक सहायक का एग्जाम है आपका, चाहे स्टेनो का एग्जाम है, हर एक एग्जाम में स्वरों से संबंधित ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आ वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर इसका उच्चारण स्थान कहां पे, मुखाकृति के आधार पर किस आधार पे। तो इन सभी क्वेश्चंस की आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं, जैसे वर्ण के बारे में। वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है, क्या हिंदी भाषा में, लिखित भाषा में जो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं उसकी वह न्यूनतम इकाई, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके और भी खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वही अगर बोलने चालने की भाषा में चर्चा करेंगे, मौखिक भाषा में, तो मौखिक भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर थे, हम लोग ध्वनि वाली इससे पहले की क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको वो जानना है तो उस क्लास तक आप बूस्ट कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, या आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, वहां मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने चर्चा की थी वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले वर्णों का व्यवस्थित क्रम और वर्णों का सार्थक क्रम क्या है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम तो वर्णमाला कहलाता है, परंतु अगर वर्णों के सार्थक क्रम से क्वेश्चन पूछ ले कि वर्णों का सार्थक क्रम क्या है, वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, लगातार आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्णों का सार्थक क्रम क्या है और वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या है। वर्णमाला क्या कहलाता है, वर्णमाला व्यवस्थित क्रम। वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या हुआ, सभी वर्णों को एक क्रम में रखा गया है, इसलिए उसे वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम हुआ। सार्थक क्रम क्या हुआ, उसका कोई अर्थ निकलता है, जब अर्थ निकलेगा तो उसे शब्द कहेंगे। हाँ, जब जहां कहीं आप शब्द पढ़ेंगे तो शब्दों के साथ आप लोगों को एक पॉइंट और याद रखना है। हिंदी भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है, सबसे न्यूनतम सार्थक इकाई क्या है, तो उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, सार्थक इकाई क्या है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने के बाद अब हम लोग चर्चा करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बारे में, कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर्ण है, कितने वर्ण है, इन सभी बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। ये एक पूरी पूरी हिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण थे। वर्तमान समय में आप 53 वर्ण लिखिएगा, क्योंकि लड़ा को और जोड़ लिया गया है, तो इस बारे में ध्यान रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 53 वर्ण हो गए वर्तमान समय में। मूल वर्ण कितना, उच्चारण के स्थान पर, लेखन के आधार पर, मानक वर्ण व कुल वर्णों के बारे में क्या, इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। हिंदी को दो मूल भागों में बांटा गया। स्वर व्यंजन, स्वरों में आज हम लोग चर्चा करेंगे स्वरों की परिभाषा के बारे में, किन आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है, इसके मात्राएं क्या है, एवं लास्ट में चर्चा करेंगे क्वेश्चन। स्वर की परिभाषा याद रखिए, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वयं राजते इति स्वरा। स्वर हिंदी भाषा के वे वर्ण जिनको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर्ण क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, इन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या जो है वो 11 है, परंतु प्राचीन भाषा में या परिनिष्ठित भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय मानक हिंदी में, या भारतीय मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। प्राचीन हिंदी में कितनी थी, 13। या परिनिष्ठित हिंदी में कितनी थी, 13। क्यों, 11 और 13 में क्या अंतर है, दो थे अंग और आह, इनको पहले स्वरों के उच्चारण में जोड़ा जाता था, परंतु अब इनको स्वरों को उच्चारण में नहीं जोड़ा जाता। अंग और आह की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान समय में इन्हें अयोगवाह माना गया है। तो ये दो पॉइंट्स और याद रखिएगा। स्वर क्या है, भारतीय मानक हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अगर आप क्वेश्चन पूछ ले परिनिष्ठित या प्राचीन हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि स्वरों की संख्या भी डिपेंड करती है कि क्वेश्चंस कैसा है। भारतीय मानक हिंदी और परिनिष्ठित हिंदी दोनों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शन क्या, उस हिसाब से हमें सही ऑप्शंस पे टिक लगाना पड़ेगा। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं ध्वरों के, स्वरों के डेफिनेशन के बारे में। वे वर्ण स्वयं ही उच्चारित होते हैं वे स्वर्ण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास ले बिना किसी रुकावट के अपने मुख से मुख के बिना छुए हुए, नहीं समझ में आ रहा, हटाओ इतनी डेफिनेशन। स्वर, स्वरों की संख्या 11, 11 याद रखिए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए ओ औ, इतने याद हो गए। अब देखिए, क्या इनके उच्चारण में मुख से जब हम लोग आ का उच्चारण करते हैं तो क्या कोई रुकावट उत्पन्न होती है, बस इसी लाइन्स को कह रहा है।
ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख के किसी भी भाग को छुए बिना डायरेक्ट निकल जाती है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वतंत्र वर्ण को इन्हें स्वतंत्र। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। 11 स्वर की मात्रा देख लो। एक स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, उसको छोटा आ कहते हैं। बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, ए ओ, औ। अब क्वेश्चन दो पूछे जाएंगे। पहले क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, परंतु मात्राओं की संख्या कितनी? हिंदी वर्ण भाषा में मात्राओं की संख्या 10 है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। 11 स्वर है परंतु उनकी मात्राएं कितनी है? 10। अब इनको उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? योग रचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? जिह्वा की स्थिति के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई। जिह्वा की ऊंचाई नहीं पॉइंट्स याद होगा तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसको मुख की ऊंचाई के बारे में भी बात कर लेते, ओठों की स्थिति के बारे में कि ओठों की आकृति उस समय गोल होती है कैसी होती है। जिह्वा पेशियों में तनाव के कारण उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अब इनको एक एक रीड करते हैं। स्वरों के उच्चारण उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। याद करने के तो हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में न्यूनतम समय लगता है, संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर हर्ष स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर की संख्या संस्कृत में होती थी, जैसे हे राम, हे सीते, परंतु हिंदी भाषा में वर्तमान समय में इनका प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। हर्ष स्वर क्या है? अब एक बार डेफिनेशन देखते हैं। वे स्वर जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर के और भी नाम याद रखिएगा, जैसे एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। हर्ष स्वर क्या है? एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर व मूल स्वर भी कहते हैं। इनके उच्चारण में न्यूनतम समय लगता है। इनकी संख्या कितनी? इनकी संख्या 4 है। उन चारों को याद रखिए, छोटा आ, ई, उ और रे। ठीक। अच्छा, यहाँ पे उच्चारण हो गया होगा, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और रे। हर्ष स्वर के बाद चर्चा करते हैं दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर क्या है? उच्चारण में लघु हास्य स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 3, 3, 6, 1, 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी? 7। उन चारों को हटा दीजिए, आ, ई, उ, रे। इन चार को अगर हटा दें तो क्या बचता है? बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। हाँ, स्वर दीर्घ स्वर का देखिए निर्माण कैसे होता है। जैसे आ का भी जो निर्माण है वो छोटा और आ, बड़ा, छोटा 2 बार मिला दो तो बड़ा बन जाएगा, बड़ी, इस तरह से इनका निर्माण होगा। प्लुप्त स्वर की चर्चा करें, इनका वर्तमान समय में प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं लिखता है, परंतु हिंदी वर्ण भाषा में 3 मात्रा के अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन वैदिक भाषा में या वैदिक संस्कृत भाषा में इसका प्रयोग किया जाता था, जैसे राम, सुनो इत्यादि। नहीं याद आ रहा तो हे राम, हे सीते। पौराणिक धारावाहिकों में इस तरह के शब्दों का बहुत में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं योग रचना के आधार पर स्वरों के कितने। योग रचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या? वे स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य स्वरों पर डिपेंड नहीं होते, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या केवल 4 है, जिनको हम लोग हर्ष स्वर भी कहते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। इन्हीं को हम लोग हर्ष स्वर भी कहेंगे, इन्हीं को हम लोग लघु स्वर भी कहेंगे, इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर क्या होता है? जिनका निर्माण एक या एक से अधिक स्वरों के मेल से होता है। जैसे बड़ा का निर्माण कितना हुआ? छोटा, छोटा से मिलके बड़ा बना। बड़ी की मिलकर छोटी, छोटी से मिलकर बड़ी का निर्माण हुआ। एक ए और ई के निर्माण से कितना हुआ? ए का निर्माण। इस तरह के शब्दों को संयुक्त शब्द कहते हैं। मूल स्वर का संयुक्त शब्द क्या? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इस तरह के निर्माण को देख लीजिएगा, इन्हें मूल स्वर कहते हैं। फिर चर्चा करते हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर यह हमारी जीभ है, इसके 3 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। अग्र भाग से बोले जाने वाले स्वरों को अग्र स्वर, मध्य भाग से बोले जाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मध्य स्वर, तथा पश्च भाग से बोले जाने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे? पश्च स्वर। अग्र स्वर से जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले हिस्से से होता है। हिंदी भाषा की सबसे अच्छी खासियत यह है कि हिंदी भाषा में आप सभी शब्दों को वैज्ञानिक दृष्टि से खुद प्रूव कर सकते हैं। पूरा का पूरा इस तरह के जो वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो आपकी नजरों में, आपके सामने ही होंगे। अगर आपसे बोले अग्रस्वर क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए तो देख लीजिए, जैसे आ, ठीक है, रे, उ और ओ। अब बोलना शुरू करो।
अगर आप इन 400 ई का स्वर का उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे जीभ का अगला हिस्सा वर्क कर रहा है, ई ए, परंतु आ का उच्चारण करते समय मध्य हिस्सा वर्क करता है और ओ का उच्चारण करते समय जीभ का पश्च हिस्सा वर्क करता है। आप हिंदी भाषा को स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करें, हिंदी भाषा अपने सारे जवाब स्वतः देती है। मध्य स्वर कंफर्म हो गया। मध्य स्वर क्या? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य हिस्से से होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जिनका उच्चारण जीभ के पश्च हिस्से होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ठीक, कंफर्म। पश्च स्वर की संख्या याद रखिएगा कितनी होती है? 5। बड़ा आ, उ ओ औ। और अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं मुख गुहा के आधार पे। मुख गुहा की ऊंचाई के आधार पे आपका मुख आधा खुला है, इसी को कहीं कहीं पे मुख गुहा नहीं तो जिह्वा गुहा के नाम से भी जानते हैं। समवृत स्वर क्या है? समवृत स्वर का मतलब क्या हुआ? जहां पे मुख आधा अर्थात कम खुला हुआ हो, जिन मुख के उच्चारण में मुख कम खुलता है, ई उ। और ये हुए मुख स्वर संवृत। देखिए संवृत की संख्या कितनी है? 4। संवृत का मतलब क्या हुआ? जहां पे मुख गुहा कम खुली हो उन्हें हम लोग बोलते हैं संवृत। अर्ध संवृत के बारे में चर्चा करें, जिनमें थोड़ा सा खुल जाता है, जैसे ए और ओ, इनकी संख्या कितनी हुई? 2। अर्ध संवृत स्वरों का मतलब क्या हुआ? जिनके उच्चारण में मुख गुहा थोड़ी सी खुल जाती है उन्हें हम लोग अर्ध संवृत कहते हैं। अर्ध संवृत कंफर्म। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं विवृत, जहां पे अधिक खुला हो। अर्ध विवृत जहां पे थोड़ा कम और थोड़ा सा अधिक, इन दोनों के मिड में खुला हो। तो इनकी संख्या, विवृत स्वर कितने होते हैं? विवृत स्वर 1 है, बड़ा आ, और अर्ध विवृत की संख्या 4 है। ज्यादातर इनसे क्वेश्चन इनकी संख्याओं से पूछे जाते हैं, तो इन तरह याद रखिएगा। संवृत वर्णों की संख्या कितनी है? 4। चारों की याद रखिए, ई उ। अर्ध संवृत क्या है? 2 है। दोनों कौन से हैं? ए और ओ, इनकी संख्या। और विवृत के बारे में चर्चा करें, विवृत एक ही है जिसको बड़ा आ के नाम से, जिसमें सबसे ज्यादा खुल जाता है। जब सबसे ज्यादा सबसे कम खुला हो तो वहां अर्ध विवृत होता है, अब यह बात करते हैं ओठ की स्थिति के आधार पर। ओठ की स्थिति को याद रखिएगा, आपका ओठ किस तरह से बन रहा है। कुछ शब्दों को बोलते समय जैसे आप ऊ बोलेंगे, आ बोल, ऊ ओ, तो ओठों की संरचना गोल हो रही होगी। जब इस तरह को तो उन्हें क्या बोलेंगे? वृत्ताकार स्वर या आवृत्ताकार स्वर। जब आवृत्ताकार, देखिए हिंदी खुद कह रही है, अगर ओठों का आकार वृत्त के समान गोल हो जाए तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्ताकार स्वर या वार्तुल या वृत्तमुखी बोलेंगे। इनकी संख्या कितनी होती? 4। ऊ ओ उच्चारण करके देखो, अगर खुद उच्चारण करेंगे तो खुद ही देखिए। क्लास को जितना शॉर्ट लिस्टेड करते हुए और समराइज करके पढ़ा जाए, उससे ये रहता है कि आपके एग्जामिनर में प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। ऊ ओ कंफर्म। और अगर आवृत के बारे में चर्चा करें, जिनके उच्चारण के समय ओठों की स्थिति दीर्घ वृत्त के समान होती या गोलाकार नहीं होती, जैसे आ ई ए ओ, इनकी संख्या कितनी है? 7। कंफर्म हो गया। फिर हम लोग चर्चा करते हैं जिह्वा की पेशी के आधार पर। जिह्वा पेशी का मतलब क्या हुआ है? जहां पे जीभ पे तनाव पड़ता है या जीभ बड़े मधुरता के साथ रहती है। आ ई, देखिए जीभ हल्की सी आपकी टाइट हो रही, मधुर रहेगी, पर जब आ ई ऊ करेंगे तो इनमें थोड़ा सा। स्थिर स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की पेशियों में तनाव नहीं पड़ता है, जिनके उच्चारण करने में जीभ को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उन्हें स्थिर स्वर कहते हैं। आ ई ऊ। परंतु कठोर स्वर क्या है? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ की पेशियों पे तनाव पर पड़ता है, जैसे आ ई ऊ। अब चर्चा करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। ये जरूर याद रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंठ जिनका उच्चारण गले से हो रहा हो उन शब्दों को कंठ कहते हैं। कंठ स्वर कौन से होते? 3 स्वर है, आ, और जो आ है इसको हम लोग अयोगवा या प्राचीन या परिनिष्ठित हिंदी में भाषा में हम लोग इससे स्वर की संख्या में जानते थे। तालव्य क्या हुआ? जिनका तालव्य से होता है ई, और ई मूर्धन एक इकलौता है रे। ओष्ठ के बारे में चर्चा करें, जिनके उच्चारण में ओठ का प्रयोग किया जाता है, उनकी संख्या 2 है, ऊ और ओ। अनुनासिका का मतलब क्या होता है? जिनका उच्चारण नाक से किया जा रहा हो। नाक से किए जाने वाले वर्ण की संख्या है, स्वर की संख्या 1 है। कंठ तालव, जिनका कंठ और ताल दोनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ए और ओ बोलते हैं। इनकी उच्चारण हिंदी वर्णमाला में 2 स्वर है। और कंठोष्ठ के बारे में चर्चा न करें, उनकी संख्या 2 है, ओ और औ। ठीक है, अब मात्रा के बारे में तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आज की सेशन को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। कैसा सेशन लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। सेशन अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। ये वीडियोस यूट्यूब आपको रिकमेंड कर रहा है, तो इनको विजिट जरूर करिएगा। ये आपके सिलेक्शन में एक अहम योगदान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।